So guys, now the second lecture of the ionic equilibrium. Okay, in this we are going for Ostwald dilution law. ठीक है, और आपको एक बार बता दूं कि ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है वो केवल और केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट पे बेस्ड है. ठीक है, तो गाइस इस लेक्चर में कहीं भी अगर दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और इससे पहले वाले लेक्चर में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो भी आप पिन आउट कर सकते हैं कि सर इसमें मेरे को ये वाली चीज़ में दिक्कत है. ठीक है, आ जाओ ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे. ये पहली चीज़ याद होनी चाहिए, किस पे बेस होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है. ये बात समझ लेना, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे कभी भी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता, क्योंकि वो 100% डिसोसिएट हो जाता है. बात क्लियर हुई? अब आप अपन आगे बात करते हैं. अगर मेरे पास एक कोई ए बी सॉल्ट है तो वो ए प्लस में और बी माइनस में टूटेगा. ठीक है, केटायन और एनायन में टूटेगा, जैसी बात अपने पहले भी करी थी. तो अगर मैं बात करता हूँ जब टाइम जीरो था तो ए बी की कंसंट्रेशन सी थी, इसकी कोई कंसंट्रेशन नहीं थी, जीरो नहीं थी, क्योंकि जीरो नहीं बोल सकते, कोई कंसंट्रेशन नहीं थी. ठीक है, अब मैंने बात करी इक्विलिब्रियम टाइम की. यहाँ पे मैंने टाइम इक्विलिब्रियम टाइम लिया है, ना कि एंड टाइम लिया है. ठीक है, ये वो इक्विलिब्रियम टाइम है जहाँ पे अगर ए की बात करता हूँ ए बी की, तो वो ए प्लस में और बी माइनस में टूट रहा है, और वो ही कन्वर्ट हो रहा है ए बी में. तो यहाँ से सी अल्फा गया, तो ए बी ए का कितना बना सी अल्फा, बी का भी कितना बना सी अल्फा. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिया, जिसको मैंने बोला आयनेशन कांस्टेंट. क्या बोला? ए की कंसंट्रेशन अपॉन बी इंटू बी की कंसंट्रेशन अपॉन ए बी की कंसंट्रेशन. ठीक है, ए की कंसंट्रेशन कितनी है? सी अल्फा. बी की कंसंट्रेशन कितनी है? सी अल्फा. और ए बी की कंसंट्रेशन कितनी है सर? सी माइनस सी अल्फा. अब आयनेशन कांस्टेंट होता क्या है सर? ये कुछ नहीं है सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो आपको प्रॉब्लम में गिवन होगी हमेशा. ठीक है, ये कब कब चेंज करती है? चेंज ओनली विथ टेम्परेचर. अगर आपका टेम्परेचर चेंज होगा तभी ये वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी. आई होप गाइस आपको ये बात क्लियर होगी, ये तीनों बात क्लियर होगी. ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं सर आयनाइजेशन कांस्टेंट की, जो है अपना के आई है. ए बी की वैल्यू मैंने ए कैटायन की वैल्यू रख दी यहाँ पे, बी एनायन की वैल्यू रख दी, और ए बी की वैल्यू रख दी सर. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है सर, नीचे से सी कॉमन ले लिया, ऊपर से भी सी कॉमन ले लिया, तो अपने पास जो वैल्यू है आयनेशन कांस्टेंट की वही सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा. और अपन को पता है सर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा इज वेरी 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 लेस देन टू 1 होता है. और आपको एक बार बता दूं, के आई आयनेशन कांस्टेंट और कंसंट्रेशन आपको हमेशा क्वेश्चन में नोन होगी. मेन चीज क्या होगी? अल्फा अननोन होगा सर. ठीक है, अल्फा नेग्लिजिबल है सर विद रेस्पेक्ट टू 1 है सर. ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू 1 अल्फा इज नेग्लिजिबल है, मतलब 1 नहीं है, 1 के रेस्पेक्ट में बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, बहुत छोटा है. ठीक है, तो अपन 1 माइनस अल्फा को अपन अप्रोक्सीमेटली 1 मान सकते हैं, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी छोटी है 1 से. ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं क्या इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर. ये वैल्यू 1 माइनस अल्फा क्या होगी सर? 1 होगी मेरी. क्योंकि अपन बोल रहे हैं सर अल्फा इज नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू 1 सर. आई होप आपको मेरी बात क्लियर होगी. तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला निकाल लिया सर, अल्फा इज इक्वल टू के आई अपॉन सी रूट. ठीक है, ये फॉर्मूला सर आपके बहुत काम आने वाला है इस आयनिक इक्विलिब्रियम में. तो एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, अभी तक का पहला फॉर्मूला बता रहा हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा. अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के आई अपॉन सी. के आई क्या है सर? आयनेशन कांस्टेंट है, जो आपको वैल्यू गिवन होती है. और बहुत सारे सॉल्ट्स की तो मैं आपको वैल्यू याद ही करा दूंगा, जो हमेशा याद होनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट भी आंसर मार सकते हैं सर नीट के और जेई के एग्जाम में. ठीक है, जैसे एसिडिक एसिड वगैरह हो गया, ठीक है ना, के सॉल्ट हो गए, उनकी वैल्यू बहुत सारी चीज़ें आती हैं सर. अब बात करते हैं अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा सर. ठीक है, अल्फा की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है सर? नेचर ऑफ सॉल्यूट सर. ठीक है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूँ सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा बहुत छोटा होता है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा हमेशा क्या होता है? 1 होता है सर. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 1 होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा बहुत छोटा होता है 1 से. ठीक है, ये तो ना नेचर ऑफ सॉल्यूट. अब बात करते हैं सॉल्वेंट की. सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए सर? पोलर होना चाहिए, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट शुड बी वेरी हाई. और ये दोनों बातें वाटर पे डिपेंड, वाटर इन दोनों बातों पे बहुत खरा उतरता है. इसीलिए तो अपन वाटर को बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर पोलर भी होता है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हाई होता है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर क्या है सर? अपना यूनिवर्सल सॉल्वेंट है सर. नेक्स्ट बात करते हैं अपन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नीट में और जेई में आ ही जाते हैं सर कभी ना कभी. ठीक है, और आईवे भी है, पीवाईक्यू में आपको बहुत मिलेंगे सर.
अगर मैं बात करता हूँ सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज 100% डिसोसिएटेड, कोई नई बात नहीं है सर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा 100% डिसोसिएट हो जाता है, तो इसके लिए अल्फा कितना होता है, 1 होता है सर। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर बात करता हूँ अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अल्फा जो है हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के, तो मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो अल्फा घटेगा सर, सिंपल सी बात है। कंसंट्रेशन बढ़ी तो अल्फा घटा। अब एक बात सुनना भैया, अगर मैं बात करता हूँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, किसकी बात करता हूँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए, मतलब मेरा वॉल्यूम क्या हो गया सर, इनफाइनाइट, वॉल्यूम क्या हो गया, इनफाइनाइट, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, ऑलमोस्ट, वॉल्यूम आपने बहुत बढ़ा दिया सर, मतलब डाइल्यूट कर दिया, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, HCl की, अगर एक लीटर है, मतलब 1 लीटर वाटर में आप 1 बूंद HCl डालोगे तो उसका कोई कंसंट्रेशन रहेगी क्या HCl की, नहीं रहेगी सर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो सर यहाँ पे HCl की कंसंट्रेशन क्या होगी सर, नेग्लिजिबल होगी सर, 0 हो गई, कोई कंसंट्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे अल्फा क्या हो गया सर, मेरे पास 1 हो गया, मतलब जो डिसोसिएट हुआ वो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा सर मेरा, ठीक है। तो भाई याद रखना, अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करूंगा तो उसके लिए हमेशा अल्फा 1 होगा। मींस एक बात याद रख लेना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट, कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट हो, इज अ वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो हमेशा वर्क कैसे करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो भी वो वर्क कैसे करेगा, एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब मेरे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ये क्वेश्चन था सर PYQ का, तो थ्योरी की फॉर्म में मैंने आपको एक बता दी सर चीज़, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई हुई है, थ्योरी पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं सर, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर कर रहा हूँ कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। अब हम बात करते हैं सर टेम्परेचर भी सर, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो KI बढ़ता है और अल्फा भी बढ़ेगा सर। सर कैसे, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ आयन बढ़ते हैं सर, जब स्पीड ऑफ आयन बढ़ रहे हैं तो ड्यू टू विच अल्फा, मतलब डिसोसिएशन क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो डिसोसिएशन क्या हुआ सर, बढ़ा, तो KI भी क्या हुआ सर, बढ़ा, ठीक है। बात समझ में आई आपको। कॉमन आयन इफेक्ट सर, जब कॉमन आयन इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो भैया ये किस पे एप्लीकेबल होगा सर, मिनिमम 2 इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए कॉमन आयन के लिए, जिसमें भी एक आयन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए सर, एक आयन कॉमन होना चाहिए, तब कॉमन आयन इफेक्ट लगाते हैं सर। ये अपन इसकी डिटेल में, बहुत सारी डिटेल में बात आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। बट अभी आप एक छोटी सी बात देख लो सर, जैसे मैं बात करता हूँ सर एसिड को लेके बात कर लेता हूँ, जिसमें दोनों ही एसिड है सर, एसिडिक एसिड और HCl सर। इसमें यहाँ पे H आयन कॉमन है सर, H+ आयन कॉमन है एसिडिक एसिड में और HCl में। यहाँ पे एसिडिक एसिड और एसिडिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, यहाँ पे एसिडेट आयन कॉमन है सर, ठीक है। एसिड है, दोनों एसिड भी हो सकते हैं या एसिड और सॉल्ट भी हो सकते हैं सर, तो ये भी कॉमन आयन शो कर सकते हैं। ये कंडीशन है जहाँ जहाँ कॉमन आयन लगता है सर। अगर मैं बेस की बात करता हूँ तो बेस हो या बेस और सॉल्ट हो, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे OH आपको दिख रहा है सर, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड क्या है सर, दोनों के दोनों बेस है सर, पर यहाँ पे OH- कॉमन है सर। अगर यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड देखोगे, ये सॉल्ट है सर, तो अमोनियम आयन कॉमन है सर इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगा सर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो एक छोटी सी बात देख लो अभी तो, ठीक है, फिर अपन इसको डिटेल में आगे लेने वाले हैं लेक्चर्स में। अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूँ, ठीक है, जिसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, ये साइन का ध्यान रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं इक्विलिब्रियम साइन बना रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं इक्विलिब्रियम साइन नहीं बना रहा। ये AB कोई सॉल्ट था वीक इलेक्ट्रोलाइट जो A+ में और B- में टूटा, ये AC कोई सॉल्ट था जो A+ में और C- में टूटा। तो यहाँ पे जो ये A कैटायन है, यहाँ पे ये एज अ काम कर रहा है सर कॉमन आयन की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है सर, कॉमन आयन की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों में A कैटायन कॉमन आयन की तरह काम कर रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन A कैटायन बढ़ रही है। जब कंसंट्रेशन ऑफ A कैटायन बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मतलब जो ऊपर वाली कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, क्योंकि A कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हुई सर, बढ़ी। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है सर, जब प्रोडक्ट बढ़ता है सर, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और A कैटायन क्या है सर, A कैटायन मेरे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, A कैटायन क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। जब मेरे पास A कैटायन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और मेरे को दिख रहा है कि सर A कैटायन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है सर, ठीक है, तो सर रिएक्शन क्या होगी सर, प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो रिएक्शन क्या होगी सर, बैकवर्ड, रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड। तो जब रिएक्शन बैकवर्ड होगी तो B जो एनायन है, क्योंकि मैं जो भी बात करूंगा कॉमन आयन में वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही करूंगा, ठीक है, तो B एनायन की कंसंट्रेशन क्या होगी सर, घटेगी सर,
वीक एनायन की, मतलब बी एनायन की कंसिस्टेंसी घटेगी। जब बी एनायन की कंसिस्टेंसी घटेगी तो अल्फा बी क्या होगा सर, घटेगा सर, क्योंकि जो डिसोसिएशन हो रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है सर, वो डिसोसिएट कम होगा, जब भी तो बैकवर्ड जा रही है रिएक्शन, तो यहाँ पे अल्फा भी क्या होगा सर, घटेगा। तो ये कुछ थ्योरी टाइप क्वेश्चन भी आते हैं सर इससे, कॉमन आयन से। ये आपको आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो, कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखनी है, अगर मैं कॉमन आयन इफेक्ट की बात करता हूँ तो किस पे एप्लीकेबल ऑपरेट होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। पहली बात आपको ये याद होनी चाहिए कि कॉमन आयन हमेशा किस पे ऑपरेट होता है सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, क्योंकि यही क्या करता है सर, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। पहली बात हमेशा कान खोल के याद रख लेना भैया। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं सर, मोर विल बी द कॉमन आयन इफेक्ट, लेस विल बी द अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो अल्फा क्या होगा सर, बहुत लेस होगा सर, क्योंकि रिएक्शन क्या होगी सर, बैकवर्ड होगी सर, और जितना ज़्यादा रिएक्शन बैकवर्ड होगी अल्फा डिसोसिएशन उतना ही कम होगा। तो आई होप गाइस ये लेक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी आपको कमी लगी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और एक और बात, इसका लिंक, इस पीडीएफ का लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप ये लेक्चर का पीडीएफ निकाल सकते हैं। दूसरी बात, इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं क्वेश्चंस वगैरह भी कराऊंगा आपको। पहले आपको थ्योरी कंटेंट क्लियर कराऊं जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरी बात, ये सारी बातों के साथ साथ आपको लेक्चर्स पे फोकस भी रखना है, नोट्स भी होने चाहिए। नोट्स नहीं, अगर आप 13th में तो आप नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी को गो थ्रू कर सकते हैं, ये फास्ट रिवीजन के थ्रू भी ले सकते हैं। अगर आप 11th क्लास में तो आपको प्रॉपर्ली नोट्स भी बनाने हैं। और बच्चों लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए अलविदा।